मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। पिछली वीडियो हमने देखा कि अब तक हम इस पार्ट में पढ़ चुके हैं जल की विशेषताएं, जल की कुछ प्रकृति, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ध्रुवीय प्रकृति और न्यूट्रल पीएच, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का उच्चतम घनत्व और तापक्रम की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में मौजूद। और उसके बाद हमने देखा था कि जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म बहुत सारी जैविक और रासायनिक जो क्रियाएं होती हैं उनसे क्या होता है, प्रभावित होता है। इसलिए हमने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन सी जो जैविक प्रोसेस हैं उनसे प्रभावित होता है वो चीज़ें देखी थी। जैसे कि डिफ्यूजन देखा था, और जैसे कि परासरण, और सबसे पहले देखा विसरण, फिर देखा पारगम्यता, फिर देखी क्या पारगम्यता, उसके बाद परमिबिलिटी, ये चीज़ें देखी। तो जो विसरण क्या था, विसरण में क्या था कि जो ब्लैक के जो अणु थे, विलायकों के अणु का अणुओं का, पदार्थों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उच्च सांद्रता से, और जो निम्न सांद्रता है उसकी क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, उसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया था, ये कौन सा, अमोनिया वाला या इत्र या सेंट को किसी ढक्कन से खोल दें एक कोने में तो उसकी जो गंध है पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसमें क्या, जो पदार्थों के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, ये था। इसके बाद हमने क्या था, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें पहला कौन सा था, तापक्रम था। दूसरा कौन सा था, दूसरा था पदार्थों का घनत्व, और तीसरा था पदार्थों का सांद्रता प्रवणता। तो ये थी विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद हमने पढ़ा था पारगम्यता, परमिबिलिटी। परमिबिलिटी में जो पदार्थों के अणु होते हैं या पदार्थ होते हैं जो विलायक तथा विलेय, विलायक की बात करूं तो विलायक क्या था, जल, और विलेय क्या था, कोई भी पदार्थ हो सकता है ना। तो जो कुछ पदार्थ, कुछ लेयर्स ऐसी होती हैं कि वह लेयर जिससे होकर कोश का झिल्ली का वह गुण जिससे होकर के विलायक तथा विलेय दोनों क्या होते हैं, उनको क्या होता है, कंट्रोल करते हैं। तो कोश का झिल्ली का वह गुण जिसके अंदर किसी पदार्थ की एंट्री अर्थात प्रवेश करना और उसका बाहर निकलना कोश का झिल्ली के विशेष गुण के द्वारा क्या होता है, प्रभावित होता है, उसे क्या कहते हैं, पारगम्य कहते हैं। और जो कोश का भित्ति थी अर्थात किससे मिलती है, वो यानी प्लांट सेल से मिलती है। और जो प्लांट सेल है उससे क्या होता है, दोनों पदार्थ सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों क्या होते हैं, उससे गुजर सकते हैं, उसको रास्ता प्रदान करते हैं। कौन, जो सेल वाल होती है वो विलायक अर्थात सॉल्वेंट और सॉल्यूट होती हैं, उनके क्या करती है, उनको रास्ता प्रदान करती है, उनको पैसेज प्रदान करती है। तो जो कोश का भित्ति होती है विलायक तथा विलेय दोनों क्या करती है, दोनों को प्रति अधिक पारगम होती है। अच्छा, अब वो जो एनिमल सेल्स थी वो क्या थी, एनिमल सेल्स जो विलायक है उसकी प्रति तो अधिक पारगम होती है, और जो विलेय हैं उसकी प्रति क्या होती है, कम पारगम होती है। इसलिए जो एनिमल सेल्स है अर्थात जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या थी, चयनात्मक पारगम झिल्ली। अच्छा, इसका एक और नाम था विभेदात्मक पारगम झिल्ली या विभेदात्मक झिल्ली, है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गई। और इसके बाद हम देखा कि जो प्लाज्मा झिल्ली है या जो सेल मेम्ब्रेन है वही कुछ परिस्थितियों में विलायक को तो क्या करती है, अपने से अंदर गुजरने देती है, लेकिन जो विलेय पदार्थ होते हैं उनको अपने अंदर से नहीं गुजरने देती है। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जो है अर्थात इसे कहते हैं क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, तो कोश का झिल्ली ही क्या है, कोश का झिल्ली कुछ परिस्थितियों में कैसे होती है, चयनात्मक होती है, और कुछ परिस्थितियों में कैसे होती है, अर्धपारगम झिल्ली की तरह क्या करती है, व्यवहार करती है।
ठीक है। और इसका उदाहरण तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन है। एक और उदाहरण इसका टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है, वैसे इसको हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, एक ऐसे रहेगा टोनोप्लास्ट, है ना। तो जो टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं, जो रिक्तिका होती है, रिक्तिका किससे मिलती है, पादप कोशिकाओं में होती है। जो रिक्तिका है वह एक विशेष झिल्ली के द्वारा क्या होती है, घिरी होती है, तो वो क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट होती है। तो टोनोप्लास्ट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, चयनात्मक झिल्ली कहलाती हैं, चयनात्मक झिल्ली की तरह कार्य करती हैं। अच्छा, अब जो ऐसी परत, ऐसी लेयर जो तो ना तो ब्लैक को गुजरने देती है और ना ही ग्रे को गुजरने देती है, उसे क्या कहते हैं, अपारगम झिल्ली कहते हैं। उदाहरण क्या था इसका, क्यूटिकल या कोर कोशिकाएं। ठीक है, ये थी जो पारगम्यता है उसके बारे में। उसके बाद हमने देखा था क्या बच्चों, उसके बाद हमने देखा था परासरण की क्रिया। परासरण, बताइए परासरण क्या होता है। परासरण में क्या था, जो ब्लाइकों के अणु मॉलिक्यूल्स होते हैं, ब्लाइकों के जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, अर्धपारगम झिल्ली से गुजरते हुए, और विसरण क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ब्लाइकों के जो अणु होते हैं उनका अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अपनी उच्च सांद्रता से और निम्न सांद्रता की क्या करना, गमन, क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। और जो परासरण है एक प्रकार से क्या है बच्चों, विसरण की क्रिया है। ठीक है, और जो परासरण की क्रिया को हम कौन से प्रयोग के द्वारा समझा सकते हैं, थिसिल की प्रयोग के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम इसको समझा सकते हैं परासरण की क्रिया को। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, एक जो उल्टी कीप ली थी और उसमें क्या भरा था, हमने शुगर का सॉल्यूशन भरा था, और बाहर इसमें क्या रखा था हमने, इसको जो मुंह था इसको किससे बांध दिया था बच्चों, पार्चमेंट पेपर से बांध दिया था। और ये जो पार्चमेंट पेपर है ये क्या होता है, ये एक चयनात्मक पारगम झिल्ली की तरह कार्य करता है, और इससे वो इसको हमने खा रख दिया था, एक जल से भरे पात्र में रख दिया था और इसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया था, जिससे क्या हुआ, ये जो जल के अणु होते हैं वह अर्धपारगम झिल्ली को प्रवेश करते हुए जो अपना चीनी का जो विलयन है, जो सांद्र होता है, उसकी ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रिया है ये कौन सी क्रिया हो गई, ये है परासरण की क्रिया को दर्शाने वाला थिसिल की प्रयोग हो गया। ठीक है, तो परासरण की क्रिया को हम थिसिल की प्रयोग के द्वारा समझा सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था परासरण का महत्व। परासरण के महत्व होता है, इसके अलावा परासरण की जो क्रिया होती है, परासरण की क्रिया को हम अपने घरों पर भी एक आलू का प्रयोग, आलू करके उसको चाकू से छील करके और हम उसमें वी आकार या यू आकार की खांच बना करके अपने घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो परासरण हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा था इसमें, उसके बाद हमने देखा था प्लाज्मोलाइसिस अर्थात जीवद्रव्य कुंचन और जीवद्रव्य कुंचन। हिंदी में कहें इनको जीवद्रव्य कुंचन एंड जीवद्रव्य कुंचन। देखिए जीवद्रव्य कुंचन क्या था, हमने तो पढ़ा इसमें। तो जीवद्रव्य कुंचन होते हैं, जीवद्रव्य कुंचन की क्रिया के अंदर क्या था कि जो अगर किसी पादप कोशिका को हमने, अगर किसी पादप कोशिका को हम एक अति पराश्रयी विलय में रखते हैं, अति पराश्रयी जो विलयन होता है उसके अंदर रखते हैं, तो क्या होता है कि जो प्लांट सेल्स है वो क्या होती है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो उसका जो कोशिका को खाने हमने किसी अति पराश्रयी विलयन में रख दिया, अर्थात हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन उसमें रखा, तो जल के अणु क्या करते हैं, कोशिका से बाहर निकलने लगते हैं। और जो जीवद्रव्य का है, जो कोशिका का जो साइटोप्लाज्म है, जीवद्रव्य है, वह क्या होता है, कोशिका के अंदर संगठित रूप में एक कोशिका के अंदर या किसी कोने के अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो क्रिया है, इसे क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। ठीक है, जीवद्रव्य कुंचित कोशिका कहलाती है ये, और प्लाज्मा कोशिका की ये जो अवस्था कहलाई, ये क्या कहलाती है, जीवद्रव्य कुंचित जो कोशिका कहलाती है, प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन कोशिका कहलाती है। अच्छा, अब जो जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को वापस से खा रख रहे हैं हम, जो वापस से खा रख रहे हैं बच्चों, एक जल के अंदर रखते हैं, अर्थात खा रख रहे हैं अल्पराश्रयी विलयन के अंदर रखते हैं, तो वापस से क्या होता है, कोशिका अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, और जो जीवद्रव्य था, प्रोटोप्लाज्म था, वह वापस से पूरी कोशिका के अंदर क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि जो जीवद्रव्य कुंचन और जीवद्रव्य कुंचन ये क्या दोनों अलग अलग क्रिया हैं। जीवद्रव्य कुंचन के अंदर क्या होता है, कोशिका के अंदर जो कोशिका होती है अति पराश्रयी विलयन में रखने पर क्या होता है, जो उसका जीवद्रव्य जो जल के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कोशिका से बाहर निकलने लगते हैं, और जो जीवद्रव्य है वो किसी कोने में
ये सेंटर में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, जिससे कोशिका क्या होती है, कोशिका हमको सिकुड़ी हुई दिखाई देती है। इसे क्या कहते हैं, जीवद्रव कुंचित, जीवद्रव कुंचन की क्रिया कहते हैं। और जो जीवद्रव कुंचन की क्रिया है, इसको वापस से कहाँ रख रहे हैं बच्चों, अल्पराशि विलयन में, हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है उसमें रख रहे हैं अपन, है ना। तब वापस से क्या होगा, वापस से जो सेल है वह उसके अंदर जो जीवद्रव था, वो जीवद्रव अपनी पूर्व की भांति पूरी कोशिका अंदर क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है, जिससे वापस से कोशिका क्या होती है, स्फीत दिखाई दे रही है। तो ये कौन सा होगा, जीवद्रव कुंचन। अच्छा, जीवद्रव कुंचन की जो क्रिया है, जीवद्रव कुंचन और जीवद्रव कुंचन की क्रिया को हम एक बार था कौन सा, रोहियो डिस्कलर, रोहियो डिस्कलर जो प्लांट था उसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, उसके अंदर इसको अपन इस क्रिया को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो रोहियो डिस्कलर जो प्लांट है उसकी जो पत्ती है निचली अधिचर्म कोशिकाएं होती हैं, उनको क्या करते हैं अपन, एक कट लगा करके उसको दो भागों में तोड़ देते हैं। इस पत्ती का रंग कैसे होता है, इस पत्ती का रंग नीला होता है, और इसके अंदर हम ये वाला प्रयोग कर सकते हैं, जीवद्रव कुंचन और जीवद्रव विकुंचन। उसके बाद हमने देखा था इसमें कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब, कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब, प्रेशर। देखिए, तो इसमें सबसे बड़ा दाब कौन सा था बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर या ओपी, या फिर इसको बोलते हैं परासरण दाब। ठीक है, पहला कौन सा हो गया, परासरण दाब। देखिए इसमें क्या है कि जो विलायक के अणु होते हैं, विलायक के अणु का अर्धपारगम झिल्ली की ओर स्थित घोल में, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली के दूसरी ओर स्थित घोल में प्रवेश करने के लिए जो बल, प्रवेश करने से रोकने के लिए जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। इसको अपन यूँ कर सकते हैं, दोबारा कहें तो इसको कि जो अर्धपारगम झिल्ली है उसके द्वारा विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली की ओर स्थित घोल में प्रवेश करने के लिए, रोकने के लिए जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। ओपी समानुपाती किसके था, विलयन में विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या, विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या, ठीक है, ये ओपी हो गया। अब दूसरा था हमारा टीपी और डब्ल्यूपी। टीपी मतलब स्फीत दाब और भित्ति दाब, डब्ल्यूपी। स्फीत दाब की बात करें अपन, इस इंग्लिश में टर्गल प्रेशर, स्फीत दाब, टीपी सही रहेगा। भित्ति दाब, बाल प्रेशर, डब्ल्यूपी। इसके अंदर क्या था कि जो कोशिका होती है, अगर किसी पादप कोशिका को कहाँ रखते हैं अपन, अल्पराशि विलयन में रखते हैं, तो जल के जो अणु होते हैं, जल के अणु क्या करते हैं, जो कोशिका होती है उसके अंदर क्या करने लगते हैं, प्रवेश करने जल के अणु होते हैं वह कोशिका के अंदर क्या करने लगते हैं, प्रवेश करने लगते हैं। और इस तरह से जो कोशिका झिल्ली होती है, वह कोशिका झिल्ली इस जो कोशिका भित्ति होती है उस पर क्या लगाती है, दाब लगाती है। तो कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर लगाए जाने वाला जो दाब होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्या, टीपी कहते हैं, स्फीत दाब कहते हैं। स्फीत दाब के कारण क्या होता है, कोशिका तनाव की अवस्था में रहती है बच्चों, है ना। अगर स्फीत दाब नहीं होगा तो कोशिका क्या होगी, कोशिका फूट जाएगी, कोशिका क्या हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, है ना। तो कोशिका के अंदर जो अर्थात कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, स्फीत दाब कहते हैं, स्फीत दाब कहलाता है। और स्फीत दाब के कारण कोशिका क्या होती है, तनाव की अवस्था में रहती है, अपनी फूली अवस्था में रहती है, ठीक है। ये क्या हो गया, स्फीत दाब। भित्ति दाब की बात करें अपन, जो स्फीत दाब है, स्फीत दाब को स्फीत दाब के बराबर और विपरीत दिशा में, स्फीत दाब के बराबर तथा किंतु विपरीत दिशा से कोशिका भित्ति के द्वारा लगाया गया बल किस पर, कोशिका झिल्ली पर, उसे क्या कहते हैं, भित्ति दाब कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बल क्या होते हैं, आपस में संतुलित अवस्था में रहते हैं। अंदर कौन सा है, टीपी स्फीत दाब, और बाहर कौन सा है, डब्ल्यूपी, ठीक है। तो टीपी को मेंटेन करने के लिए
जो कोशिका भित्ति होती है वह बाहर से अंदर की ओर क्या करती है, कोशिका झिल्ली पर क्या लगाती है बच्चों, दाब लगाती है, उसे क्या कहते हैं, WP। और ये जो कोशिका TP होता है वह अंदर से बाहर की ओर लगता है, अर्थात अपकेंद्रीय क्रम में। ये कौन से क्रम में लगता है, अभिकेंद्रीय क्रम में। बाहर अभिकेंद्रीय मतलब सेंटर की ओर, और अंदर मतलब अंदर से बाहर की तरफ, है ना। ये कौन सा हो गया, TP हो गया। ठीक है, तो TP हो गया और WP हो गया। मैं समझता हूँ आप समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है चीज़ है। अब उसके बाद हमने क्या देखा था, DPD। क्या देखा बेटा हमने, इसके बाद DPD देखा था, विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता, देखिए जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का जो विसरण दाब क्या होता है, सबसे हाईएस्ट होता है, उच्चतम होता है। विसरण शुद्ध जल का जो विसरण दाब है वो क्या होता है, उच्चतम होता है। लेकिन इसके अंदर कुछ विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो क्या होगा, इस DPD के मान में या विसरण दाब जो न्यूनता विसरण दाब के मान में क्या होगी, कमी होगी, है ना। विसरण दाब के मान में क्या होगी बच्चों, कमी। तो शुद्ध जल का जो विसरण दाब क्या होता है, उच्चतम होता है। और लेकिन जिसके अंदर कुछ विलेय पदार्थ मिलाएंगे, कुछ सॉल्यूट मिलाएंगे तो क्या होगा, विसरण दाब के मान में क्या होगी, कमी होगी। तो इसको अपन यूँ कर सकते हैं कि जो शुद्ध विलयन है, विलयन का जो विसरण दाब है वह जो शुद्ध जल का कितनी तुलना में कितना कम हुआ है ना, उसे क्या कहते हैं, विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। शुद्ध विलायक का और जो विसरण दाब है बनने वाले विलयन की तुलना में जितने दाब में कमी होती है उसे क्या कहते हैं, विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। ये क्या हो गई, विसरण दाब न्यूनता। और चूंकि किसी जो कोशिका होती है उसके अंदर क्या होती है, सांद्रता होती है, उसे कुछ ना कुछ सांद्रता होती है, तो इसके अंदर जल के अणु जो प्रवेश करते जाएंगे तो क्या होगा, ये बाहर अंदर कोई कोशिका क्या है, सांद्र अवस्था में है, मतलब इसके अंदर साइटोप्लाज्म मात्रा या कुछ इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी मात्रा अधिक है। लेकिन इसके अंदर जल प्रवेश कराएंगे अपन, जल के अणु प्रवेश कराएंगे तो क्या होगा, विलयन कोशिका जो सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। अर्थात जो कोशिका जो सांद्रता क्या कम हो जाएगी, अर्थात कोशिका क्या हो जाएगी, तनु अवस्था में पहुंच जाएगी। ठीक है, ये तो अगर चीनी घोल लिया मैंने, क्या लिया बच्चों, चीनी घोल लिया, और इसमें जो चीनी के मॉलिक्यूल्स में क्या अधिक मात्रा में, तब इसे कहेंगे हम चीनी की जो सांद्रता है क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन जैसे ही चीनी के मॉलिक्यूल्स के अंदर अपन क्या करेंगे, जल के अणु प्रवेश कराएंगे, क्या कराएंगे, जल के अणु प्रवेश कराएंगे तो सांद्र विलयन है, जैसे ही जल के अणु से प्रवेश करते जाएंगे तो सांद्र विलयन तनु विलयन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो, जो विसरण दाब है, विसरण दाब जल को अवशोषित करने की क्षमता क्या है, प्रतीक है। विसरण दाब क्या है, जल को अवशोषित जो करने की क्षमता क्या है, प्रतीक है। इसलिए DPD या विसरण दाब न्यूनता क्या कहते हैं, चूषण दाब भी कहते हैं, चूषण दाब भी कहते हैं, सक्शन प्रेशर SP भी कहते हैं। ठीक है, तो विसरण दाब क्या है, विसरण दाब जल को अवशोषित करने की क्षमता क्या है, प्रतीक माना गया, प्रतीक है। इसलिए विसरण दाब को हम चूषण दाब या SP भी कहते हैं। ठीक है, DPD बराबर संबंध बताया था आपको मैंने, DPD बराबर OP माइनस TP, ये संबंध आपको बताया था मैंने। ठीक है, DPD बराबर OP माइनस TP। OP क्या था, परासरण दाब, TP क्या था, स्फीत दाब, है ना, टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, DPD। ठीक है, तो विसरण दाब को एक संबंध के द्वारा हम दिखा सकते हैं, OP माइनस TP। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा था, ये जो कोशिका उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब थे, इनमें क्या देखा था हमने, संबंध देखा था। क्या देखा बच्चों, संबंध देखा था। और ये जो संबंध था, ये संबंध दो अवस्थाओं में देखा हमने। सबसे पहले क्या था, कोशिका में विभिन्न प्रकार के दाबों में संबंध, विभिन्न प्रकार के दाबों में संबंध। विभिन्न प्रकार के दाब होते हैं, उनमें क्या देखा था हमने, संबंध देखा था। इसमें कंडीशन थी जब कोशिका कैसी हो बच्चों, स्थिलत हो। स्थिलत मतलब बिल्कुल कैसी हो, सुकड़ी अवस्था में हो। सुकड़ी कब होगी, जब कैसे, जब कोशिका होती है वो किस में रखी हमने पहले, हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है, अर्थात
अति पराश्रित विलयन होता है उसमें रखी, तब क्या हुई, वो स्लत अवस्था में पहुंची। अच्छा, जो स्लत अवस्था में क्या होता है कि जो कोशिका होती है वो कैसे होती है, मूर्धायु अवस्था में होती है, अर्थात जो टीपी होता है, अभी आपको संबंध याद रखना था कौन सा, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, ये संबंध आपको याद रखना है। तो स्लत अवस्था में क्या होता है, स्लत अवस्था में कोशिका का जो टीपी होता है, स्फीत दाब होता है, वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या माना है, शून्य। क्यों शून्य, क्योंकि बाहर से कोई इस पर दाब नहीं लग रहा है, अगर बाहर से दाब नहीं लगेगा तो अंदर से भी कोई दाब नहीं लगेगा, है ना। तो स्लत अवस्था में क्या हो, जब कोशिका क्या हो, स्लत हो, तो स्लत अवस्था में जो कोशिका होती है उस पर बाहर से कोई दाब नहीं लगता है, इसलिए जो टीपी होता है, टीपी का मान क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए डीपीडी ओपी के बराबर हो जाएगा। कौन सी अवस्था में, जब कोशिका कैसी हो, स्लत अवस्था में हो, ठीक है। स्लत अवस्था में कोशिका पर बाहर से कोई दाब नहीं लगता है, इसलिए कोशिका पर स्थित दाब या जो टीपी होता है उसका भी मान क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए डीपीडी ओपी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो टीपी बराबर 0, तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस डीपीडी बराबर किसके हो जाएगा, ओपी के हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा थी, जब कोशिका स्लत अवस्था में हो। अच्छा, अब देखिए दूसरा हमने पढ़ा था कल, उस दिन पिछली वीडियो में, जब जो कोशिका है वो कैसी हो, जब कोशिका कैसी हो, स्फीत हो, स्फीत हो, स्फीत मतलब फूली अवस्था में हो। अच्छा, अभी जो हमारी जो स्लत कोशिका है, इस स्लत कोशिका को वापस से खा रख रहे हैं हम एक जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, अर्थात हम जल के अंदर रख रहे हैं। जल क्या है, जल भी अल्पराश्रित विलयन का कार्य करता है। जब स्लत कोशिका को वापस से जल के अंदर रखते हैं तो क्या होता है बच्चों, कोशिका का जो जीव द्रव्य है, कोशिका है, वह वापस से क्या होती है, फूल जाती है, अपनी स्फीत अवस्था के अंदर पहुंच जाती है, और कोशिका का जो प्रोटोप्लाज्म है वापस से कॉन्टैक्ट से क्या हो जाएगा, वापस से अपनी स्फीत अवस्था में पहुंच जाएगा। अच्छा, अब जब ऐसा लगातार जो जल है कोशिका के अंदर लगातार जल के जो प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, जो कोशिका की सांद्रता वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अर्थात जो टीपी है उसका मान तो बढ़ेगा, लेकिन जो ओपी है उसके मान में क्या होगी बच्चों, कम ही आएगी। टीपी तो क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन जो ओपी है वो क्या होगा, कम होगा। और एक अवस्था ऐसी आएगी जब जो कोशिका है, जब कोशिका अंदर जल क्या हो जाएगा, अपनी कोशिका अपनी मैक्सिमम स्फीत अवस्था में होगी, तब उस समय टीपी बराबर ओपी हो जाएगा, और डीपीडी का मान क्या हो जाएगा बच्चों, डीपीडी का मान शून्य हो जाएगा, ठीक है। जब कोशिका कैसी हो, स्फीत अवस्था में हो, अर्थात जो जब किसी कोशिका को स्लत कोशिका को खाना खाने अपन अल्पराश्रित विलयन रखेंगे तो क्या होगा कि जो जल के अणु है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करते जाएंगे, और कोशिका क्या होगा, कोशिका के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या होगा, धीरे धीरे फैलता जाएगा। और ऐसी अवस्था में जो कोशिका है वह क्या होती है, उसके अंदर क्या जल के अणु प्रवेश करते जाएंगे और कोशिका की सांद्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ऐसी अवस्था में जो टीपी है, टीपी के मान में क्या होगी बच्चों, वृद्धि होगी, और जो ओपी है उसमें क्या होगी, कमी होगी। और जब एक अवस्था ऐसी आएगी जब कोशिका क्या होगी, मैक्सिमम पूर्ण अवस्था स्फीत की अवस्था में हो, तब टीपी ओपी के बराबर हो जाता है, और जो डीपीडी है उसका मान क्या हो जाता है, शून्य होता है, ठीक है। ये हमने देखा था विभिन्न प्रकार के दाबों में संबंध, और उसके बाद देखा था हमने ग्राफ। इन तीन प्रकार के जो दाब थे, तीन प्रकार के दाब थे, इन दाबों में क्या देखा था हमने, संबंध देखा था डीपीडी, ओपी और टीपी में। देखिए अंदर क्या था, डीपीडी, और कौन सी कोशिका थी ये, स्फीत कोशिका बोले, टारगेट कोशिका बोले, ये कौन सी कोशिका थी, स्लत कोशिका। दाब का मान क्या रखा था हमने, समान, ठीक है। अब देखो किसमें क्या था, वही संबंध हमारा, देखो डीपीडी बराबर क्या था, ओपी माइनस टीपी। तो मैं जो संबंध है, इस संबंध को दिखाने के लिए
एक ग्राफ का प्रयोग कर रहा हूं, है ना। यहां क्या था, ओपी अर्थात परासरण दाब, ठीक है। यहां कौन सा था, स्फीत दाब, स्फीत दाब। तो देखिए कोशिका कौन सी अवस्था में है, सलत अवस्था में है। कौन सी अवस्था में बच्चों, सलत अवस्था में। अर्थात अगर सलत अवस्था होगा तो क्या होगा, टीपी का मान क्या होगा बच्चों, टीपी क्या होगा, 0 होगा। तब ऐसी अवस्था में जो डीपीडी है वह डीपीडी जो ओपी है उसके बराबर हो जाएगा। अगर कोशिका कैसी अवस्था में, सलत अवस्था में है, तो डीपीडी क्या हो जाएगा, ओपी की, डीपीडी ओपी के समान हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये सलत की बात हो गई। जब कौन सी अवस्था में, स्फीत अवस्था में। कौन सी अवस्था में, स्फीत अवस्था में। अर्थात जो स्फीत अवस्था में होगा तो टीपी का मान तो क्या होगा, बढ़ेगा। टीपी क्या है, टीपी परासरण दाब, ये मान तो बढ़ेगा, लेकिन जो ओपी है इसके मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर कोशिका कौन सी अवस्था में, स्फीत अवस्था में है, तो टीपी का मान तो बढ़ेगा और जो ओपी का मान क्या होगा, घटेगा। और अगर कोशिका क्या, और ऐसी अगर एक अवस्था ऐसी आएगी जब कोशिका क्या हो, जब कोशिका के अंदर पूर्ण स्फीत अवस्था हो, तब ऐसी अवस्था में ओपी और टीपी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ओपी बराबर टीपी हो जाएंगे और डीपीडी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था डीपीडी, ओपी और टीपी में संबंध और कोशिका के इनके आयतन पर प्रभाव। अब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों, ये हमारा पिछला जो हम 2-3 वीडियो पढ़ी थी हमने, उनका पूरा रिवाइज किया है मैंने आज, है ना, अभी तक पिछला। अब आज का टॉपिक है वो जल विभव की अवधारणा। जल विभव की अवधारणा। हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल, ठीक है। इसको एक हम बात करने वाले हैं आज। हाँ बच्चों, तो देख रहे थे अपन जल विभव की अवधारणा। देखिए जल विभव की जो अवधारणा है, इस जल विभव की अवधारणा को सबसे पहले जो प्रस्तुत किया था किसने, अवधारणा प्रस्तुत की थी किसने, स्लेटियर एवं टॉयलर ने। स्लेटियर एवं टॉयलर ने जल विभव की अवधारणा को स्लेटियर एवं टॉयलर ने प्रस्तुत किया था। कब किया था, 1960 में, ठीक है। तो अवधारणा तो किसने की थी, नाम अटपटे से हैं दोनों ही, स्लेटियर एवं टॉयलर। देखिए किसी भी तंत्र में, कोई भी तंत्र हमारा एक जैसे रूम है, उसमें क्या है, बहुत सारे तंत्र हैं, घटक हैं। किसी भी तंत्र में क्या होते हैं, कुछ घटक होते हैं। उन घटकों के अंदर क्या होती है, उनकी कुछ मुक्त ऊर्जा होती है। क्या होती है बच्चों, मुक्त ऊर्जा होती है। तो किसी भी तंत्र में जो घटक होते हैं उनके अंदर क्या होती है, कुछ मुक्त ऊर्जा होती है, फ्री एनर्जी होती है, जो उस तंत्र को क्या करते हैं, कार्य करने के लिए क्षमता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक तंत्र है, प्रत्येक तंत्र में जो क्या होते हैं, कुछ घटक होते हैं। उनमें क्या होती है, उनमें कुछ मुक्त ऊर्जा होती है, फ्री एनर्जी होती है। ये जो मुक्त ऊर्जा है, ये मुक्त ऊर्जा उसे क्या करते हैं, उस तंत्र को कार्य करने की क्या करते हैं, क्षमता प्रदान करते हैं, क्षमता प्रदान करते हैं, ठीक बेटा। तो सभी का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में क्या होते हैं, कुछ घटक होते हैं। वो घटकों अंदर क्या होता है, उनमें कुछ मुक्त ऊर्जा होती है, फ्री एनर्जी होती है। ये जो मुक्त ऊर्जा है उससे क्या करते हैं, उस तंत्र को कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। अच्छा, यदि किसी सेल को जल में रखा जाए तो शुद्ध जल के अणु और कोशिका के विलयन में उपस्थित जल के अणुओं को की मुक्त ऊर्जा के बीच के अंतर क्या कहते हैं, उस जल का विभव कहते हैं। देखो परिभाषा समझ को थोड़ा सा, यदि किसी कोशिका को जल में रखा जाए, जल में रखा जाए
तो यदि किसी कोशिका को जल में रखा जाए तो शुद्ध जल के अणु तथा कोशिका के विलयन में उपस्थित जल के अणुओं तथा कोशिका के विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के बीच के अंतर को जल विभव कहते हैं। देखो बात सुनो, इसमें क्या रखा मेरे कि कोई कोशिका ली, मैंने क्या कही बच्चों, कोई कोशिका ली, उसे खा रहा हूं मैं जल में रख रहा हूं। तो यदि किसी कोशिका को जल में रखा जाए तो शुद्ध जल के अणु जल में रख रहे हैं, जल कैसा शुद्ध है, तो शुद्ध जल के अणु तथा कोशिका के विलयन में उपस्थित जल के अणु, कोशिका का जल है, कोई जल है पात्र में रखा, इसमें क्या जल भरा हुआ है, और क्या रखी मैंने, एक कोशिका ली, उसके अंदर भी क्या है, जल के अणु है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो कोशिका की विलयन में उपस्थित जल के अणुओं, ठीक है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म और ये के जल के अणु, तो इसके ये वाला जल और ये वाला जल की बात कर रहा हूं मैं। तो कोशिका के विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के बीच के अंतर को, इन दोनों के जो घटक होते हैं, इस वाले जो साइटोप्लाज्म के घटक होते हैं, इनके अंदर क्या होती है, मुक्त ऊर्जा होती है, इसके अंदर क्या होती है, मुक्त ऊर्जा होती है। इन दोनों के बीच के अंतर को, इन दोनों के अंदर क्या होगा, कुछ अंतर होगा, इन दोनों में क्या होगी, फ्री एनर्जी होगी, और इन दोनों में क्या होगा, अंतर होगा। ये जो अंतर है उसे क्या कहते हैं, जल विभव कहते हैं, उस तंत्र क्या कहते हैं, जल विभव कहते हैं, ठीक है बेटा। तो यदि किसी कोशिका को जल में रखा जाए यदि किसी कोशिका को जल में रखा जाए तो शुद्ध जल के अणु तथा कोशिका के विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, जल विभव कहते हैं, ठीक है। समझे, कुछ नहीं समझे, देखो कोई पात्र लिया मैंने, इसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, और क्या ली मैंने, कोई कोशिका ली, इस कोशिका में क्या पहले से साइटोप्लाज्म उपस्थित है, और साइटोप्लाज्म क्या है, जल उपस्थित है, ठीक है। तो इस जो जल के मॉलिक्यूल्स हैं, बाहर जो जल है, सॉल्यूशन है बाहर, शुद्ध जल है, ये वाला जल की बात कर रहा हूँ मैं, और ये कोशिका के अंदर जो जल है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो ये जो जल के अणु हैं, इनकी क्या होती है, कुछ मुक्त एनर्जी होगी, इसकी भी क्या होगी, मुक्त एनर्जी होगी, और ये वाला जल है, इसकी भी क्या होगी, कुछ मुक्त एनर्जी होगी। तो इन दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं, साइटोप्लाज्म वाला जो जल है, इसके मॉलिक्यूल्स, और जल के जो मॉलिक्यूल्स है, इसका क्या है, मॉलिक्यूल्स, इन दोनों का जो क्या है, इसमें मुक्त एनर्जी है, इसमें मुक्त एनर्जी है, इन दोनों का जो अंतर होता है, इन दोनों के बीच का अंतर उसे क्या कहते हैं, जल विभव कहते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखो जल विभव को दर्शाने के लिए हम ग्रीक भाषा के शब्द है साई, जल विभव को दर्शाने के लिए ग्रीक भाषा का शब्द कौन सा है, साई, ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है साई के द्वारा इसको करते हैं, दिखाते हैं अपन। जल विभव को हम ग्रीक भाषा का अक्षर है साई, उसके द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और जो जल विभव है उसकी इकाई क्या कहलाती है बच्चों, इसको तो अपन साहित्य में क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन इसकी इकाई, इसको किसमें मापते हैं अपन, इसको हम बार में मापते हैं, या फिर एटीएम, एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, इसको मापते हैं, ठीक है। तो ग्रीक भाषा, जो ग्रीक भाषा का क्या है, अक्षर क्या है, साई, उसके द्वारा जो जल विभव है उसको क्या करते हैं अपन, प्रदर्शित करते हैं। और जल विभव की जो इकाई क्या कहलाती है बच्चों, बार या एटीएम कहलाती है, ठीक है। अब इसके बाद देखें अपन जो जल विभव है, जल विभव का जो एकदम शुद्ध मान ज्ञात करना क्या होता है, संभव नहीं है।
जल विभव की क्योंकि कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है, या तो कमी इस विलय में रह जाएगी, जल के अणुओं में रह जाएगी, या साइटोप्लाज्म के अंदर जो जल है उसकी जो दोनों की मुक्त ऊर्जा होती है उनको माप पाना संभव नहीं है ना। तो जल विभव की एकदम सही गणना करना क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, तो जो जल विभव है उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एकदम जो निरपेक्ष मान है, निरपेक्ष मान है, उसकी गणना करना क्या है बच्चों, संभव नहीं है। ठीक है, तो जो जल विभव की एकदम निरपेक्ष मान अर्थात शुद्ध मान या एब्सोल्यूट वैल्यू की गणना करना क्या है, संभव नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है ना। क्योंकि इन दोनों को अंतर ज्ञात कर पाना, मुक्त एनर्जी ज्ञात कर पाना क्या है, बहुत कठिन कार्य है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, और एक बात सुनो कि जो शुद्ध जल है, शुद्ध जल का जो जल विभव है, शुद्ध जल का जल विभव का मान कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है बच्चों, शून्य। शुद्ध जल का जल विभव का मान कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। शुद्ध जल का जल विभव होता है, शून्य होता है। ठीक है, अभी आपको ये बात याद रखनी है। यदि जल में कोई विलेय पदार्थ मिला जाए तो जल विभव का मान क्या होता है, कम होता जाएगा। ये बात अपन पहले देख चुके थे। यदि किसी शुद्ध जल के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, कोई विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो क्या होगा, उस शुद्ध जल के अंदर क्या हो जाएगा, जल विभव का मान कम होता जाएगा। कैसा होता जाएगा, कम। कैसे होगा, ऋणात्मक रूप से, है ना। तो शुद्ध जल का जल विभव कितना होता है, शून्य होता है, और हाईएस्ट भी होता है। और इसमें क्या होता है, अगर इसके अंदर कुछ विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो क्या होगा, उसका मान कम होता जाएगा। कैसे, ऋणात्मक रूप से। अच्छा, अब देखो जल विभव को हम एक संबंध है, जल विभव को हम एक संबंध के द्वारा क्या करते हैं, दिखाते हैं। जल विभव को हम एक संबंध के द्वारा क्या करते हैं, दिखाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, साई डब्ल्यू बराबर साई एम प्लस साई एस प्लस साई पी। ये क्या है, जल विभव को दिखाने के लिए एक समीकरण है। साई डब्ल्यू बराबर साई एम प्लस साई एस प्लस साई पी। इसके द्वारा क्या करते हैं, हम जल विभव को अपन प्रदर्शित करते हैं। एक समीकरण है। साई डब्ल्यू क्या है, साई डब्ल्यू था जल विभव। साई डब्ल्यू बराबर होता है जल विभव। साई एम क्या है बच्चों, मैट्रिक्स विभव। मैट्रिक्स विभव। साई एस क्या है, परासरण विभव। और साई पी क्या है, दाब विभव। ठीक है, साई डब्ल्यू बराबर साई एम प्लस साई एस प्लस साई पी। साई डब्ल्यू क्या है, जल विभव है। साई एम क्या है, मैट्रिक्स विभव है। साई एस क्या है, परासरण विभव है। साई पी क्या है, दाब विभव है। अब थोड़ा थोड़ा हम इन शब्दों से क्या होते हैं, परिचित होते हैं। अच्छा, एक बात सुन लो पहले। साई जो वैसे तो इस समीकरण क्या है, अपने आप में बहुत महत्व है, लेकिन जो साई एम है, साई एम का विभव, साई एम का मान जो कोश की परासरण है उसमें तो खूब महत्व है, लेकिन जो मृदा है, मृदा में तो उसका महत्व खूब है, लेकिन जो कोश की परासरण है उसमें उसका महत्व कम है। ठीक है, तो जो साई डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, साइड चूंकि इसका महत्व नगण्य है, इसको हटा देंगे तो साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी हो जाएगा। तो ये भी समीकरण आपको याद रखनी है। वैसे तो आपस में तीनों संबंधित है, ये साई डब्ल्यू बराबर साई एम प्लस साई एस साई पी, लेकिन मृदा में तो साई एम का महत्व अधिक है, लेकिन जो कोश की परासरण होता है उसमें इसका महत्व नगण्य है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, महत्व नगण्य होकर के शून्य हो जाएगा। तो इसको अपन हटा देंगे तो साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी हो जाएगा।
अब थोड़ा सा इनके बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, अक्षरों से समझते हैं। पहले तो ये तो हो गया जल विभव, ये मैंने बात कर रहे हैं इसकी। अब देख रहे मैट्रिक्स विभव क्या है। मैट्रिक्स विभव मतलब साई एम को इसके अंदर दिखाते हैं। कोशिका की वह सतह है जिससे क्या होता है, जल का अधिशोषण होता है। मैट्रिक्स विभव बात कर रहे हैं अपन। कोशिका की वह सतह, कोशिका की वह सतह जिससे जल का अधिशोषण होता है या अवशोषण होता है, अधिशोषण होता है, उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स विभव कहते हैं। मैट्रिक्स विभव कहते हैं। ठीक बेटा, तो कोशिका की वह सतह है जिससे क्या होता है, जल का अधिशोषण होता है, उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स विभव कहते हैं। और मैट्रिक्स विभव को हम किससे दिखाते थे, अभी साई एम से कर रहे थे, दिखाते हैं। इसका महत्व मृदा में तो क्या है, अधिक है, लेकिन जो कोश के पास है उसका महत्व क्या है, कम है, इसलिए साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी हो जाएगा। ये तो क्या होगा, मैट्रिक्स विभव। अब थोड़ा बात कर रहे हैं अपन परासरण विभव की। किसकी बात कर ले बच्चों, परासरण विभव की बात कर लेते हैं अपन। परासरण विभव, परासरण विभव को अपन किस दिखाते हैं, साई एस को दिखाते हैं अपन। देखिए जो परासरण विभव की अपन थोड़े से एक तंत्र माने, क्या माने बच्चों, एक तंत्र की परिकल्पना कर रहे हैं अपन। ये कोई तंत्र है ना। इस तंत्र में क्या किया हमने, एक थैली ली। क्या ली बच्चों, एक थैली ली, और इस थैली में क्या किया हमने, इस थैली को हमने क्या माना, एक अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करते हुए माना हमने कि ये जो थैली है इसमें क्या किया हमने, चीनी का जो विलयन है वो भर लिया। ठीक है, क्या भरा बेटा, चीनी का विलयन भर दिया। और क्या किया, इसके अंदर क्या किया, चलो इसको समझने से पहले थोड़ा एक बार समझ, दाब वो समझते हैं पहले, दाब विभव क्या समझते हैं, दाब विभव थोड़ा सा ये क्या उसमें है ये वाला। मैं बात करूंगा पहले किसकी, दाब विभव की, इसको अपन बाद में पढ़ लेंगे, है ना। तो देखो दाब विभव क्या होता है, दाब विभव को अपन साई पी दिखाते हैं। दाब विभव को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तंत्र का जो परिकल्पना है उसको समझ रहे हैं कि हमारे पास एक क्या तंत्र है। और इस तंत्र में क्या किया हमने, एक थैली ली। किसकी थैली ली, पॉलीथीन की। और इस पॉलीथीन में क्या भरा हमने, चीनी के जो अणु होते हैं, चीनी का जो घोल है वो भरा। वो जो घोल कैसा है, सांद्र है। कैसा बच्चों, सांद्र विलयन है, चीनी का घोल है। अच्छा, इससे जो इस थैली को कहाँ भरा हमने, इस थैली को हमने एक पात्र में रख दिया। इसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। क्या भरा है, इसके अंदर जल भरा हुआ है। और जो सांद्र विलयन है इसको कुछ समय के लिए अपन छोड़ देंगे, तो क्या होगा, जो जल के अणु होते हैं, जो थैली होती है वह थैली क्या करती है, अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करती है। और क्या करती है, वो इसके अंदर जल के अणु क्या करेंगे, प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, है ना। अर्धपारगम झिल्ली से होते हुए जल के अणु क्या करेंगे, प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। और जबकि जो जल के अणु होते हैं, सॉरी चीनी का जो घोल होता है वह अर्धपारगम झिल्ली की ओर स्थित जो घोल होता है वह क्या करता है, यहाँ पर एक बल फोर्स क्या करता है, जनरेट करता है। उसे कहते हैं क्या, दाब विभव। क्या कहते हैं बच्चों इसको, दाब विभव। तो इस प्रकार परासरण झिल्ली अर्थात अर्धपारगम झिल्ली की ओर स्थित घोल में स्थित अणु होते हैं, उनके द्वारा दाब में जो इस प्रकार का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं, दाब विभव कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्फीदाब कहते हैं, स्फीदाब द्वारा जल विभव में हुए इस प्रभाव का कहते हैं दाब विभव कहते हैं। दाब विभव को अपन साई पी से दिखाते हैं। ठीक है, किसे दिखाते हैं, साई पी से। ये तो क्या था यहाँ पे, स्फीदाब लग रहा था। स्फीदाब के जो स्फीदाब होता है उसके द्वारा जो दाब के द्वारा जो प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं, दाब विभव कहते हैं। स्फीदाब द्वारा जल विभव में हुए इस प्रभाव का कहते हैं बच्चों, दाब विभव कहते हैं। दाब विभव का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। और ये जो जल विभव है उसको बढ़ाता है। ये क्या हो गया बच्चों, दाब विभव। अगली बात कर लूं मैं किसकी, परासरण विभव की। परासरण विभव की बात कर रहे हैं अपन, तो परासरण विभव को क्या दिखा रहे हैं अपन, साई एस। परासरण विभव, परासरण विभव की बात करें अपन तो परासरण विभव को अपन साई एस से डिनोट करते हैं।
और हम जानते हैं कि जो किसी भी तंत्र है, किसी भी विलयन है, उसकी क्या होता है, मुक्त ऊर्जा, मुक्त जो ऊर्जा होती है, एक मिनट सॉरी, कि जो विलयन के जो वो होते हैं विलायक, एक मिनट सुनो, हम पढ़ रहे थे परासरण या दाब, परासरण विभव बात कर रहे थे। तो किसी विलयन का हम कह सकते हैं कि किसी विलयन का जो परासरणी दाब है उसके जल विभव क्या, जल विभव के कम होने क्या है, सूचक होता है। और इसे क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं, और अर्थात परासरण विभव कहते हैं। और इसे क्या करते हैं, साई एस से व्यक्त करते हैं। किससे दिखाते हैं बच्चों, साई एस से डिनोट करते हैं। साई एस और अर्थात जो परासरण विभव है और परासरण दाब है उसका मान क्या होता है, दोनों का मान धनात्मक होता है। ठीक है, सॉरी, दोनों का मान क्या होता है, एक होता है। परासरण दाब और परासरण विभव की बात कर रहे हैं अपन। परासरण दाब और परासरण विभव का मान क्या होता है, दोनों का मान एक होता है। अर्थात ऊपरी बात कर रहा हूं मैं, दोनों का जो मान होता है उसको क्या कहते हैं, दोनों का मान क्या होता है, समान रूप से एक होता है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है यहाँ पर कि जो परासरण दाब होता है उसका मान तो क्या होता है, धनात्मक होता है। परासरण दाब अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका मान तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जो परासरण विभव है उसका मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ओपी का मान तो क्या है, पॉजिटिव, इसका मान क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो किसी विलयन का जो परासरण दाब है वो वह क्या होता है, जल विभव की तुलना में कम होता है, उसे क्या कहते हैं, परासरण विभव कहते हैं। और इसका मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और दोनों का मान क्या होता है, एक होता है। परासरण दाब और परासरण विभव का मान दोनों क्या एक होता है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि जो ओपी होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। जो साई एस अर्थात परासरण विभव उसका मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये था। और जल विभव को हम एक समीकरण से दिखाते हैं, साई एम प्लस साई एस प्लस साई पी। जब साई डब्ल्यू क्या था, जल विभव, साई एम क्या था, मैट्रिक्स विभव, साई एस क्या था, परासरण विभव, साई पी क्या था, दाब विभव। और जो साई एम है उसका मृदामा तो महत्व है, लेकिन जो कोशिकीय परासरण होता है उसका महत्व क्या है, वहां पर कम है। इसलिए साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी हो जाएगा। उसके बाद हमने टर्म देखी थी, ये टर्म इस एग्जाम में कम पूछी जाती है बच्चों, ये टर्म है कम पूछी जाती है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है ना। ये हो गया। अब देखें अपन एक अगला टॉपिक है छोटा सा, अंतः शोषण। अंतः शोषण, एम्बिबिटेशंस। एम्बिबिटेशंस, देखिए जो एम्बिबिटेशंस है वो क्या होता है, सुनो। अंतः शोषण, एम्बिबिटेशंस, अंतः शोषण। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बरसात का मौसम होता है, तो बरसात के मौसम में क्या होता है, सूखे दरवाजे, लकड़ी के दरवाजे होते हैं, सूखी लकड़ी होती है, वो क्या होती है, गीली होकर के क्या होती है, फूल जाती है। और उनके अंदर क्या होता है, जल के अणु प्रवेश कर जाते हैं और वो लकड़ी कैसी हो जाती है, फूल जाती है ना। इसके बाद तो हम कह सकते हैं जो कोलाइडी तथा सूखे ठोस पदार्थ होते हैं उनके द्वारा जल के इस पर अवशोषण को क्या कहते हैं, अंतः शोषण कहते हैं। एक शब्द है कोलाइडी, कोलाइडी तथा सूखे ठोस पदार्थों द्वारा, सूखे ठोस पदार्थों के द्वारा जल के इस प्रकार के अवशोषण को, इस प्रकार के अवशोषण को क्या कहते हैं, अंतः शोषण कहते हैं। ठीक है, ये जो इसका मतलब क्या है, सूखे ठोस पदार्थ, अर्ध ठोस पदार्थ है ना, कोलाइडी रूप में सकते हैं। और जो सूखे और कोलाइडी ठोस पदार्थ होते हैं उनके द्वारा जल के जो अणु होते हैं उनका करना, अवशोषण करना क्या कहलाता है, अंतः शोषण कहलाता है। अंतः शोषण के कारण क्या होते हैं, लकड़ी के अंदर क्या होता है, जो लकड़ी है वो फूल जाती है बरसात के टाइम समय पर, और अपने के घर के दरवाजे भी क्या होते हैं, फूल जाते हैं। और वो क्या भारी
लगते हैं, मतलब लगाने से लगते नहीं है, है ना, थोड़ा सा हमको बल लगाना पड़ता है। जबकि जो सर्दियाँ होती हैं वहाँ पर जब कोई नमी नहीं होती है तो क्या होता है, आसानी से दरवाजे और खिड़कियाँ लग जाती हैं। तो जबकि बारिश में क्या होती है, थोड़ी सी हमको परेशानी उनको लगाने में होती है। ठीक है, अच्छा अब बात सुनो, एक जल जो अवशोषित करने वाले पदार्थ होता है उनकी सतह होती है, जल जो अवशोषित करने वाले पदार्थ होते हैं, जल अवशोषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अंतः शोषक कहलाते हैं। अर्थात क्या कहलाते हैं, एम्बिविटेंट, है ना। एम्बिविटेशन तो पूरी प्रक्रिया हुई, अंतः शोषण। जो पदार्थ क्या कर रहा है, जल को अवशोषित कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, अंतः शोषक कहते हैं। पौधों में क्या होती है बच्चों, पौधों के अंदर, पौधों में क्या होती है, प्राथमिक और द्वितीय क्या होती है, प्राथमिक व द्वितीय क्या होती है, कोशिकावृत्तियां होती हैं। पौधों में प्राथमिक द्वितीय क्या होती हैं बच्चों, कोशिकावृत्तियां होती हैं। ये जो प्राथमिक है, ये प्राथमिक भित्ति किसकी बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीय कोशिका भित्ति के द्वारा भी जल को अवशोषित करने की क्षमता क्या मानी जाती है ना। दोनों क्या है, एक अच्छा अंतः शोषण की तरह कार्य करती हैं। पौधों के अंदर जो प्राथमिक कोशिका भित्तियां होती है और द्वितीय कोशिका भित्ति होती है, और प्राथमिक किसकी बनी होती है, पैक्टिन की, द्वितीय किसकी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो इनके द्वारा क्या होता है, ये भी एक कुछ अधिक मात्रा में क्या कर सकती हैं, जल को अवशोषित कर सकती हैं। अर्थात ये क्या है, दोनों क्या है, जल स्नेही कोलाइड, जल स्नेही होती हैं, ये जल स्नेही होती हैं। जल को जल से क्या करती है, प्रेम करती हैं, अर्थात जल को क्या करती हैं, अवशोषित करने की क्या क्षमता होती है इनमें। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीय कोशिका भित्तियों में, जो कि पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती हैं, जो कैसी होती हैं, होती हैं हाइड्रोफिलिक कोलाइडल होती है ये। अब देखिए हमने क्या पढ़ा इसमें, इसकी क्या पढ़ते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा, लकड़ी कैसी बेटा, ठोस होती है और कैसी होती है, सूखी होती है। तो किसी पदार्थ के ठोस कणों के द्वारा किसी द्रव का बिना विलयन बनाए अवशोषण को क्या कहते हैं, अवशोषण, अंतः शोषण कहते हैं। किसी पदार्थ के ठोस कणों के द्वारा, किसी भी पदार्थ के ठोस कणों के द्वारा, किसी पदार्थ के ठोस कणों के द्वारा, ठोस कणों के द्वारा किसी द्रव का, किसी द्रव का बिना विलयन बनाए, बिना विलयन बनाए, बिना विलयन बनाए अवशोषण को अंतः शोषण कहते हैं। अंतः शोषण कहते हैं। किसी पदार्थ के ठोस कणों के द्वारा, ठोस कण कौन से, लकड़ी हो सकती है ना, तो किसी पदार्थ के ठोस कणों के द्वारा किसी द्रव का बिना विलयन बनाए उसका सीधा क्या करना, अवशोषण करना। जल को कोई मतलब न कोई सॉल्यूशन बनाती है, न कोई विलयन बनाती है, वो सीधे क्या करती है, उसको जैसा द्रव है उसको ऐसे ही फॉर्म में अगला अवशोषण करना क्या कहलाता है, अंतः शोषण कहलाता है। और इस प्रकार का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं, अधिशोषण भी कह सकते हैं। ये जो क्रिया होती है सॉरी यह क्रिया कई जो कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा क्या होती है, प्रभावित होती है। अंतः शोषण की क्रिया कई कारकों के द्वारा क्या होती है बच्चों, प्रभावित होती है। जैसे कि कौन कौन से हैं, उसका क्या तापमान कितना है, अंतः शोषक की बनावट क्या है,
तापमान से अंतःशोषक की बनावट अंतःशोषक की बनावट, बंधुता व जल का अंतर, बंधुता व जल विभव का अंतर, बंधुता व जल विभव का अंतर। ये दोनों क्या है, ये सब क्या है, ये सभी कारक है जो अंतःशोषण क्रिया है उसका करते हैं, प्रभावित करते हैं। तापमान है, अंतःशोषक की बनावट है, उसकी बनावट कैसी, प्रकृति कैसी है, और जल विभव और बंधुता, जो उसकी जो परत होती है, जो लेयर होती है, और जो जल विभव है, उन दोनों क्या कितना अंतर है ना। तो ये सब चीजें जो अंतःशोषण की प्रकृति है, अंतःशोषण उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब क्या है, इसका महत्व पढ़ रहे हैं बच्चों। कौन कौन से महत्व है इसके, देखो अंतःशोषण का महत्व। देखिए, अंकुरित बीजों द्वारा जल का अधिशोषण। हमारे जो बीज अंकुरित होते हैं, अंकुरित बीजों द्वारा जल का अधिशोषण अंतःशोषण द्वारा संभव है, अंतःशोषण द्वारा ही संभव है। अगर अंतःशोषण नहीं होगा तो जो बीज हैं खेतों के अंदर वो क्या नहीं होंगे, अंकुरित नहीं होंगे, है ना। अंकुरित क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उनका क्या नहीं होगा, जल का अवशोषण नहीं होगा। अगर जल का अवशोषण नहीं होगा तो क्या होगा, बीज अंकुरित नहीं होंगे। ठीक है, तो अंकुरित बीजों के द्वारा तो जल का क्या कर रहे हैं, अवशोषण कर रहे हैं, उनको अधिशोषण कर रहे हैं। तो अंतःशोषण अधिशोषण क्या कहलाता है, अंतःशोषण की कारण संभव होता है। दूसरा कौन सा, देखो, अंकुरण के समय बीजों के स्फुटन में सहायक। अंकुरण के समय बीजों के स्फुटन में सहायक। जो बीज तो हमारे अंकुरित हो गए, लेकिन उस समय जो बीज अगर अंकुरित होंगे तो क्या होंगे, वो अंकुरित होकर क्या होंगे, वो फर्स्ट होंगे, टूटेंगे, तभी तो क्या होंगे, वो स्फुटन होगा उनका। तभी अगर धरती में, पृथ्वी में कोई बीज आइए और क्या किया इसने, नमी अवशोषित कर ली। क्या कर ली बच्चों, नमी अवशोषित कर ली, और तभी तो क्या होगा, बीज अंकुरन होगा। और इसकी जो ये जो लेयर्स हैं, परत हैं, वो क्या होंगी, इस पर फूटेंगी, है ना। तब क्या होगा, पौधे का निर्माण होगा, जमीन में क्या होंगी, जड़ें विकसित होंगी। तो अंकुरन के समय जो बीजों का स्फुटन होता है उसमें कौन सहायक है, अंतःशोषण सहायक है। और तीसरा लास्ट वो है इसका प्रयोग, पादपों में पुनर्जीवन क्रिया में सहायक। पादपों में पुनर्जीवन क्रिया में सहायक। ठीक है, अंकुरित बीजों के द्वारा जल का अधिशोषण अंतःशोषण द्वारा संभव है। अंकुरण के समय बीजों के स्फुटन में सहायक होता है। और नंबर तीसरा है पादपों में पुनर्जीवन की क्रिया में सहायक। पुनर्जीवन मतलब कोई से पौधे होते हैं, उनके कोई पार्ट्स टूट जाता है तो उन पार्ट्स का वापस से निर्माण करना क्या कहलाता है, अंतःशोषण कहलाता है। अंतःशोषण के कारण संभव है ना। तो पादपों के अंदर जो उनके जो पार्ट्स होते हैं, कोई अंग होते हैं, कोई ऑर्गन्स होते हैं, वो ऑर्गन्स जो वापस से क्या होते हैं, पुनर्जीवित होते हैं। किस क्रिया के द्वारा, अंतःशोषण की क्रिया के द्वारा क्या होते हैं, वापस से पुनर्जीवित होते हैं। ठीक है, ये था अंतःशोषण और अंतःशोषण का महत्व। तो ये हमारा चैप्टर प्लांट वाटर रिलेशंस क्या होता है बच्चों, समाप्त होता है, खत्म होता है। बहुत अच्छा पाठ था, और इस पाठ से संबंधित आपको जो भी समस्या है वो मुझसे आप बाद में भी शेयर कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आप लोगों की समझ में ये पाठ अच्छा आया होगा। और वैसे भी हर व्यक्ति अपने आप में कोई पूर्ण नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी हर व्यक्ति के अंदर होती है ना। और आप लोगों की प्रॉब्लम थी थोड़ी सी इंग्लिश बोलने की और फास्ट बोलने की। और इंग्लिश वाली प्रॉब्लम तो क्या है कि थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड जल्दी मुझे याद हो जाते हैं, वो जल्दी याद रहते हैं, वो जल्दी निकलते हैं।
लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए मैं हिंदी यूज करूँ। और दूसरी बात, फास्ट बोलने की प्रॉब्लम आप लोग आ रही होगी, तो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा मैं भी प्रयास करूँगा। अच्छा, अब इस पार्ट का क्या है, ये जो पार्ट है ये यहाँ पर खत्म होता है। एक दो क्वेश्चन अपन जाके देख लेते हैं इसके। बताइए, पहला क्वेश्चन है, पर्णों के द्वारा वायुमंडल में CO2 और O2 के विनिमय की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, अर्थात कौन सी क्रिया के द्वारा होता है बच्चों, वो विसरण की क्रिया के द्वारा। मैंने आपको बताया था कि जो पादपों के अंदर जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में क्या होता है, जो पत्तियों में क्या होता है, O2 और CO2 का जो विनिमय होता है वो कौन सी क्रिया के द्वारा होता है, विसरण की क्रिया के द्वारा उनमें जो संभव है ना। तो पर्णों द्वारा वायुमंडल से CO2 और O2 का जो विनिमय क्रिया किसके कारण कहते हैं, विसरण कहते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपकी बुक में, निम्न में से पारगम्य है, बताइए। पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें कोशिका झिल्ली, दूसरा दे रखा है टोनोप्लास्ट, तीसरा दे रखा है क्यूटिकल और लास्ट में दे रखा है कोशिका भित्ति। तो देखिए, जो कोशिका झिल्ली होती है वो पारगम्य तो होती है, लेकिन कैसी होती है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। और जो दूसरा है टोनोप्लास्ट, ये भी क्या है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। और अगला है क्यूटिकल, क्यूटिकल तो क्या थी, क्यूटिकल थी अपारगम्य झिल्ली। तो निम्न में से पारगम्य है, लास्ट का आंसर है इसका कोशिका भित्ति, है ना। क्या आंसर हो जाएगा इसका, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या है, पूरी तरह से पारगम्य है, अर्थात इसके द्वारा सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट है, कोशिका सॉरी विलयन और विलायक, विलय पदार्थ और जो विलायक है वो इससे आर पार इसके जा सकते हैं। तो कोशिका भित्ति क्या है, पूरी तरह से पारगम्य है ना। कोशिका झिल्ली क्या थी, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। और क्यूटिकल क्या थी, क्यूटिकल तो अपारगम्य थी, और कॉर्टेक्स भी अपारगम्य था। टोनोप्लास्ट क्या थी, टोनोप्लास्ट भी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली थी। कोशिका भित्ति क्या थी, कोशिका भित्ति क्या थी, कोशिका भित्ति सिर्फ चयनात्मक पारगम्य झिल्ली थी। और जो कोशिका झिल्ली होती है वह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली और एक और थी अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है इसमें, स्लत अवस्था में डीपीडी का मान होता है। स्लत अवस्था में डीपीडी का मान कितना होगा, बताइए। ओपी के बराबर। देखिए, स्लत कोशिका है, स्लत कोशिका की बात कर रहा हूं मैं, स्लत कोशिका में डीपीडी का मान होगा, आपको बताया था मैंने कि एक संबंध था डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। और अवस्था कौन सी है, स्लत अवस्था है। तो स्लत अवस्था में कोशिका पर कोई बाहर से बल नहीं लगता है, और उस अवस्था में इसकी दाब का मान शून्य, तो टीपी का मान क्या, सॉरी टीपी का मान तो क्या होता है, शून्य होता है। तब ऐसी अवस्था में डीपीडी ओपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर था। अगला है, स्लत कोशिका में कौन सा दाब शून्य होता है। पहला है चूषण दाब, दूसरा है विसरण दाब, और चौथा है, तीसरा है भित्ति दाब, और चौथा है परासरण दाब। तो देखिए, स्लत अवस्था में कौन सा दाब शून्य होता है बच्चों, टीपी तो शून्य होता ही है। टीपी क्या कहते हैं अपन, स्फीत दाब कहते हैं। अगर स्फीत दाब ऑप्शन में नहीं मिले तो कौन सा दाब शून्य होगा, भित्ति दाब शून्य होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भित्ति दाब। अच्छा, अगला है, जल से ही कोलाइडी पदार्थों द्वारा जल का अधिशोषण कर फूलने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहते हैं, अंतःशोषण कहते हैं। अभी हमने ये इस वीडियो में पढ़ा था, है ना। तो ये छोटे क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। अगला क्वेश्चन है, टीपीडब्ल्यू को स्पष्ट कीजिए। खूब बताया आपको मैंने, टीपी और डब्ल्यूपी, भित्ति दाब, वो स्फीत दाब और परासरण, वो भित्ति दाब, है ना। ये वाला बात, अंदर कौन सा दाब आएगा, टीपी लगेगा किस पर, उसका झिल्ली पर, और बाहर से कौन सा लगेगा, डब्ल्यूपी लगेगा। ठीक है, तो टीपी और डब्ल्यूपी हो गया। अगला है अंतःशोषण, अभी पढ़ाया आपको मैंने। विसरण किसे कहते हैं, बताओ। विसरण पदार्थों के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से और जो निम्न सांद्रता है उससे और गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है, सॉरी विसरण कहलाता है। और अब अगला है, अर्धपारगम झिल्ली का ये उदाहरण दीजिए। बताइए, अर्धपारगम झिल्ली कौन होती है, अर्धपारगम झिल्ली कौन होती है, कोशिका झिल्ली ही होती है ना। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली का भी कार्य करती है, और जो चयनात्मक पारगम झिल्ली है उसका भी कार्य करती है। तो ये थे आपको क्वेश्चन, कुछ छोटे क्वेश्चन कराए मैंने आपको, बड़े क्वेश्चन आपको पूरा पार्ट आ जाएगा, उसमें तो कोई मतलब नहीं है आपको, है ना। इस तरह से ये हमारा पूरा पार्ट प्लांट वाटर रिलेशंस खत्म होता है। इसमें जो भी प्रॉब्लम है आपको मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं। और वैसे मैंने आपको हर चीज़ बताने की कोशिश की है, और हो सकता है
आप समझे हों और हो सकता है आप नहीं भी समझे हों, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी जरूर होंगी, मुझसे शेयर कर सकते हैं आप बाद में भी, है ना। और इंग्लिश वाली प्रॉब्लम थी आप लोगों की, तो मैं धीरे धीरे इस चीज़ को दूर करता चला जाऊंगा, और धीरे धीरे बोलने की स्पीड की आप बात कर रहे थे, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। निश्चित रहें आप। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।